हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने सीखा कि फेजर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को कोई भी एसी सर्किट दिया हो, चाहे वो सीरीज में हो, चाहे वो पैरेलल में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कॉम्बिनेशन में हो, उसकी एनालिसिस हम कैसे करेंगे यूजिंग फेजर अलजेब्रा। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं एक आपको नया टॉपिक जा रहा हूँ बताने, दैट इज़ नोन एज इन्वर्स ऑफ इम्पीडेंस। एंड इन्वर्स ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड एज एडमिटेंस। तो शायद आपने ये वर्ड सुना होगा एडमिटेंस, हो सकता है कि आपको बुक में भी ये वर्ड मिला होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने एसी सर्किट को सॉल्व करने का एक तो फेजर मेथड पढ़ा, फिर फेजर अलजेब्रा पढ़ा, तो ऐसे एक एडमिटेंस मेथड होता है एसी सर्किट की एनालिसिस करने का। बट स्टूडेंट्स मेरी सलाह ये है कि आप ज़्यादा मेथड पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप फेजर और फेजर अलजेब्रा ही करो। ये एडमिटेंस मेथड आप यूज मत करिएगा, बट मैं इसको आपसे इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ ताकि ये टर्म्स कहीं आप बुक में या फिर पेपर में आए तो आप सन्नाटे में ना चले जाएं। और बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होना है स्टूडेंट इस पर, बस हमें इतना करना है कि ताकि हमारा काम चल जाए, यूनिवर्सिटी में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो हम इसको सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो हमने जो बेसिक एलिमेंट पढ़े स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, फिर रिएक्टेंस पढ़ा जो एल का था, इंडक्टर का एक्सएल था, और कैपेसिटर का स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आर का आर था, एल का एक्सएल और कैपेसिटर का एक्सी था। ये हमने इम्पीडेंस पढ़ा। बट स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है इनका इन्वर्स, इन्वर्स। तो स्टूडेंट्स आर का इन्वर्स 1/r होगा, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, एंड कैपिटल जी इज कॉल्ड कंडक्टेंस। एंड इन्वर्स ऑफ एक्सएल 1/xl, एंड दैट इज नोन एज BL। स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं ससेप्टेंस। बल्कि इंडक्टिव ससेप्टेंस आप बोल सकते हो। ऐसे ही 1/xc का BC हो जाएगा, और ये भी ससेप्टेंस होगा, या कैपेसिटिव ससेप्टेंस आप बोल सकते हो। तो ये तो था स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक एलिमेंट हमारे तीन होते हैं उनके इन्वर्स, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस। अब उसके बाद आपने जेड पढ़ा था, जेड याद है ना, जेड इज नोन एज इम्पीडेंस। तो इसका जो स्टूडेंट्स इन्वर्स होगा इम्पीडेंस का, वो होगा 1/z, एंड 1/z इज डिनोटेड बाय कैपिटल Y, एंड विच इज नोन एज एडमिटेंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एडमिटेंस। तो आपको बस ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस का इन्वर्स कंडक्टेंस, रिएक्टेंस का इन्वर्स ससेप्टेंस, और एडमिटेंस इम्पीडेंस का इन्वर्स एडमिटेंस। तो ये तो था स्टूडेंट्स कि इनके इन्वर्स क्या होते हैं। बट इसका यूज हम कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस कॉन्सेप्ट का। देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये इस्तेमाल करना नहीं है, इसको यूज नहीं करना है। लेकिन हाँ, जब आप फेजर अलजेब्रा इस्तेमाल करोगे, फेजर अलजेब्रा का यूज करके अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो ये वाला मेथड आपके लिए, या ये समझ लीजिए ये टॉपिक आपके लिए एक हेल्पिंग टूल का काम करेगा। मतलब फेजर अलजेब्रा में चीज़ों को थोड़ा और आसान कर देगा अगर आप इसका उसमें फ्लेवर डाल दीजिए तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि ये एज अ हेल्पिंग टूल काम करे, आप इसको एज अ हेल्पिंग टूल इस्तेमाल कर सके फेजर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए Z1, Z2 और Z3 अगर स्टूडेंट सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या होता है, तो आपको मालूम है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। लेकिन अगर ये पैरेलल में है, सपोज ये इम्पीडेंस पैरेलल में लगे हैं,
तो इनका इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स कैसे आप निकालते थे, 1/z इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3। तो आप देखिए जो 1/z इक्विवेलेंट है इसको आप y इक्विवेलेंट लिख सकते हो, 1/z1 को आप y1 लिख सकते हो, 1/z2 को y2 लिख सकते हो, 1/z3 को y3 आप लिख सकते हो। भाई अभी मैंने बताया आपको कि इम्पीडेंस का इन्वर्स y होता है, तो 1/z1 को y1 लिख दिया आपने। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से एक चीज़ हमें देखने के लिए मिल रहा है कि अगर सीरीज में सर्किट है तो उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इम्पीडेंस को जोड़ देंगे तो उसका जेड इक्विवेलेंट निकल जाएगा, उसका इक्विवेलेंट टोटल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकल जाएगा। और अगर स्टूडेंट्स पैरेलल में है तो फिर हम क्या निकालेंगे, उसका एडमिटेंस, और एडमिटेंस को हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो फाइनल उसका जो आएगा रिजल्टेंट वो इक्विवेलेंट एडमिटेंस आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, जैसे आपने इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकाल लिया और फिर आप इसका, अगर आपको जेड इक्विवेलेंट निकालना है तो आप इसका इन्वर्स कर दो। तो आपको बस इसमें याद रखना है, ये तो आपको पता ही है, बस ये आपको याद रखना है कि अगर पैरेलल सर्किट है तो हम एडमिटेंस लेके चलेंगे। क्यों एडमिटेंस लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हम एडमिटेंस लेके चलेंगे तो हमें सिर्फ जोड़ना होगा। भाई इन्वर्स करके जोड़ना और जोड़ना, जाहिर सी बात है इन्वर्स करके जोड़ने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, बशर्ते आप डायरेक्ट जोड़ते हो। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है बस कि सीरीज में है तो इम्पीडेंस का टोटल करेंगे तो जेड इक्विवेलेंट निकलेगा, और पैरेलल में है तो एडमिटेंस का हम एडिशन करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकलेगा। तो ये तो था, चलिए ठीक है, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा और मैं फील कराता हूँ आपको। जैसे स्टूडेंट देखिए, नए पेज से करते हैं। ये देखिए, मान लिया स्टूडेंट्स ये कोई सर्किट है, ऐसे आपको दिया है। देखिए ये वाला टूल आपकी मदद तब करेगा जब कैलकुलेटर आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। याद है ना पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, वेरिएबल्स आ गया था। तो वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन को जैसे वहाँ तो कैलकुलेटर काम करना बंद कर दिया था, भाई कैलकुलेटर से आप चीज़ों को नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो हम बेसिक अपना जो यूज करते हैं तो वो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा हेक्टिक ना हो, कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाए, इसीलिए मैं ये टॉपिक आपको बता रहा हूँ। ये टॉपिक मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होना है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल से आप खुद ही फील कर लेंगे कि मैं ये टॉपिक आपको क्यों बता रहा हूँ। इसका मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ JXL और ये माइनस JXC। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं पूछूँ कि इस सर्किट का जेड इक्विवेलेंट निकालिए, तो जेड इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये देखिए दोनों सीरीज में और फिर ये पैरेलल, तो R प्लस JXL और माइनस JXC डिवाइडेड बाई R प्लस दोनों का एडिशन नीचे होगा तो हो जाएगा XL माइनस XC। अब अगर मैं बोलूँ कि इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप सेपरेट कीजिए, तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होता है उसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। याद है ना पिछला क्वेश्चन। तो अगर आप कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे फिर और सॉल्व करेंगे फिर सेपरेट आउट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। बट स्टूडेंट्स अगर आपको ऑप्शन अगर मैं दूं कि यार इसका y निकालो, अगर आपके पास ऑप्शन है कि इस सर्किट का z निकालने से भी काम बन रहा है आपका और y निकालने से भी काम बन रहा है, तो आप क्या प्रीफर करोगे, z निकालना पसंद करोगे कि y निकालना पसंद करोगे, तो वो हम डिसाइड करेंगे अभी y निकाल के। तो स्टूडेंट्स इस सर्किट का y बताइए आप कितना होगा, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2। क्यों भाई y1 प्लस y2, क्योंकि पैरेलल सर्किट है। ये देखिए ये पूरा y1 है और ये पूरा क्या है स्टूडेंट्स y2। तो y1 की वैल्यू बताइए तो क्या होगा, भाई r प्लस JXL तो Z1 है, देखिए ना r प्लस JXL Z1 है, तो y1 कितना हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा 1/r प्लस JXL और प्लस इसका इन्वर्स 1/ माइनस JXC। ये आपको समझ में आया कि नहीं भाई। यहाँ से देखिए ना Z1 की वैल्यू है R प्लस JXL और Z2 की वैल्यू है माइनस JXC। तो y1 निकालने के लिए आपको 1/Z1 करना पड़ेगा ना, तो वही मैंने किया कि 1/Z1। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमें इसको
ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। भाई ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने का पर्पज़ क्या है कि ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने से हमको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बाइफरकेट हो जाएगा। यही तो हम करते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर बाइफरकेट करना हो, सेपरेट आउट करना हो, तो हमें इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो जेड आपने लिखा तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हुई। यहाँ पे देखिए ज़रा वाई से मैं ए प्लस आई बी के फॉर्म में वाई को लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए इसके कंजुगेट का आप मल्टीप्लाई कर तो आर माइनस जे एक्सएल और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। याद है ना आपको, कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 1/j को मैंने बताया आपको माइनस जे होता है और माइनस पहले से लगा है तो ये j 1/x हो जाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट देखिए रियल पार्ट को आप सेपरेट कीजिए और इमेजिनरी पार्ट को कीजिए। तो जब j कॉमन लोगे तो यहाँ से 1/x और यहाँ से माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। चलिए मैं इसको थोड़ा सा फिर से समझा दे रहा हूँ कि हमें ऑप्शन है हमारे पास दो, जेड निकालने का भी ऑप्शन है, वाई निकालने का भी ऑप्शन है। तो पहले मैंने जेड निकाला तो थोड़ी सी चीज़ें कठिन हो गई, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में आप देख लेना। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन है वाई निकालने का तो देखिए मैंने वाई निकाला और वाई में ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना देखिए थोड़ा सा ईजी हो गया। ये आप समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया, इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया, या यूँ समझ लीजिए आप कि 1/j को मैंने माइनस जे लिख दिया और फिर उसमें रियल पार्ट को अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया। तो देखिए ना इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस एक्सएल, ये दिख रहा है ना। इमेजिनरी पार्ट का मतलब भाई जो जे का कोफिशिएंट है, जे का ही टर्म तो इमेजिनरी टर्म होता है। तो यहाँ पे जो जे का कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स देखिए माइनस एक्सएल और नीचे ये भी है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 1/x है। तो यहाँ से तो मिल जाएगा प्लस 1/x और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को बताने का मेरा पर्पज़ यही है कि अगर आपको कहीं भी पैरेलल सर्किट में दोनों ऑप्शन है जेड निकालने का या वाई निकालने का, तो आप प्रीफर करना कि वाई निकाल के वाई लेके चलना हो या वाई उसका कैलकुलेट करना, तो थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। आप खुद ही फील कर रहे होगे। आप देखिए ना, आप जेड से लेके चलिए, जेड लेके चलिए तो ये देख रहे हैं ना नीचे कितना बड़ा टर्म है, फिर मल्टीप्लाई कीजिए इसका, फिर इसका मल्टीप्लाई कीजिए, काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, लेकिन यहाँ चीज़ें आसानी से हो गई। तो इसको अब आपको फील हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में वाई लेके चलना ज़्यादा बेस्ट होगा। अभी आपको उतना नहीं फील आएगा। अभी मैं जैसे जैसे आगे पढ़ाऊँगा और भी टॉपिक्स, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आप खुद ही देख के कहोगे सर आप जेड मत लेके चलिए, वाई लेके चलिए, इसलिए मैंने ये चीज़ बताया। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको एडमिटेंस समझ में आ गया होगा और ये जो और भी इम्पीडेंस होते हैं उनके इन्वर्स को किस नाम से पुकारते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं और बताना चाहूँगा आपको, भाई हमने जेड को इस फॉर्मेट में लिखा था आर प्लस माइनस जे एक्स। प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा भाई, अगर प्लस है तो एक्सएल होगा और माइनस है तो एक्स ही हुआ, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक्सएल और एक्स ही नहीं लिखा, एक्स लिख दिया। तो ये तो जेड को रिप्रेजेंट करने का तरीका था स्टूडेंट्स, और ये कौन सा फॉर्म था, रेक्टेंगुलर फॉर्म था। सपोज क्वेश्चन में, अच्छा चलिए ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड वाई जी एंड ससेप्टेंस। ससेप्टेंस पूछ रहा है, एडमिटेंस पूछ रहा है, कंडक्टेंस पूछ रहा है और ससेप्टेंस पूछ रहा है। तो हाउ टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज़। तो अब स्टूडेंट्स एक मिसकॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट में कि क्या करता है कि यहाँ से देखता है कि सर रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आर है और रिएक्टेंस की वैल्यू एक्स है, तो यहाँ से तुरंत जी की वैल्यू बोलता है 1/r और यहाँ से बी की वैल्यू, ससेप्टेंस की वैल्यू बोलता है 1/x। ये स्टूडेंट्स रॉन्ग प्रोसीजर है। अगर आपको जी और बी निकालना है तो ऐसा नहीं कि आपने रेजिस्टेंस उठाया उल्टा कर दिया, एक्स उठाया उल्टा कर दिया और वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ये रॉन्ग प्रोसीजर है स्टूडेंट्स। हमेशा आप याद रखिएगा कि वाई को सबसे पहले हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, जी माइनस प्लस जे बी। ध्यान दीजिए भाई,
जब भी आपको जी और बी निकालना हो तो आप डायरेक्ट कभी मत निकालना, सबसे पहले स्टूडेंट्स वाई निकालना। वाई का जो रियल टर्म होगा वो देगा जी, और इमेजिनरी टर्म जो होगा वो देगा आपको बी। तो यहाँ जैसे भाई जेड में रियल पार्ट क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। यहाँ मैं बता चुका हूँ आपको, जेड का रियल पार्ट रेजिस्टेंस देता है, और जेड का इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट्स क्या देता है, रिएक्टेंस देता है। ऐसे ही रियल पार्ट ऑफ वाई गिव्स कंडक्टेंस एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई गिव्स ससेप्टेंस। कभी भी स्टूडेंट जी और बी पूछे तो सबसे पहले आप जेड की मदद से आप वाई निकालना, और वाई निकालने के बाद वाई का रियल पार्ट जी होगा एट कंडक्टेंस होगा, और वाई का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो ससेप्टेंस होगा। स्टूडेंट्स ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो और ऐसा गलती कभी मत करना। तो चलिए करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लिखा, यहाँ माइनस प्लस लिखा, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जेड है और हमसे जी बी और वाई पूछ रहा है। अगर हमको वाई नहीं भी पूछता तब भी हमको जी और बी की वैल्यू निकालने के लिए मजबूरन हमें वाई निकालना पड़ता। तो वाई स्टूडेंट्स निकालते हैं। वाई इक्वल टू कितना होगा, 1/z, और 1/z मीन्स 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस जे एक्स, प्लस लेके चलते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, जैसे यहाँ पे 3 4 दिया है, तब तो आप कैलकुलेटर से कर लीजिए। चलिए मैं अभी करके दिखा दूंगा आपको। बट अगर वेरिएबल्स है तब तो आपको मजबूरी है, बेसिक रूल यूज करना पड़ेगा। तो क्या करना होता है, इसका कंजुगेट का आप मल्टीप्लाई कर दो। कंजुगेट का मल्टीप्लाई करोगे तो आर माइनस जे एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जे एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ ठीक है। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, वाई हमने निकाल लिया। अब वाई का जो रियल पार्ट होगा वो देगा जी। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए ना, जी की वैल्यू क्या हो गई, आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बी की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो गई, एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये करेक्ट प्रोसीजर है, ये करेक्ट मेथड है सॉल्व करने का। ये नहीं कि आपने आर लिया उल्टा कर दिया और फाइनल आंसर निकाल दिया, ये तरीका है करने का। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे माइनस प्लस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको खुद ही समझ में आएगा कि जेड को जब मैं प्लस लेके चला था, जेड जब मैं प्लस लेके चला था तो वाई में देखिए क्या आया, माइनस आया। और जेड में आप माइनस लेके चलोगे तो वाई में क्या आएगा, प्लस आएगा। मतलब प्लस के करस्पॉन्डिंग वाई में माइनस आएगा और माइनस के करस्पॉन्डिंग वाई में प्लस आएगा। कुछ और बेसिक बातें, जैसे मैं एक ओरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि y इक्वल टू दिया है 3 + J4, क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सर्किट। सपोज एक सर्किट है, उसका एडमिटेंस दिया है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सर्किट। तो थोड़ी देर सोचिए और बताइए क्या होगा। तो अब जल्दबाजी में ये मत कर दिएगा भाई प्लस जे है तो इंडक्टिव होगा। भाई जल्दबाजी में आप इंडक्टिव बोल दोगे तो ये गलत है। भाई इंडक्टिव तब होगा जब ये जेड दिया होता ना। आपको क्या दिया है, ध्यान से देखिए, आपको वाई दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो जब आप इसका जेड निकालोगे तो वाई के करस्पॉन्डिंग प्लस जो है वो जेड में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो जेड का जो माइनस होता है वो क्या देता है स्टूडेंट्स, कैपेसिटिव। तो ये सर्किट का नेचर स्टूडेंट्स क्या है, कैपेसिटिव। तो ऐसे आपको कन्फ्यूज कर सकता है 2 मार्क्स में, और जल्दबाजी में आप इंडक्टिव कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको केयरनेस दिखाना है। यहाँ थोड़ा आप सचेत रहेंगे कि वाई दिया है कि जेड दिया है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको आप नेचर आप बता दोगे सर्किट का। यहाँ स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एक्स, तो आप क्या कैसे करोगे, यहाँ से कहोगे कि सर जी की वैल्यू 3 है तो आर की वैल्यू जो है 1/g मीन्स 1/3 हो जाएगी। और सर देखिए बी की वैल्यू 4 है, तो इसका जब हम रिवर्स करेंगे तो वो रिएक्टेंस आ जाएगा, तो ये 1/4। ये गलत प्रोसीजर है स्टूडेंट्स। भाई मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जेड का ही रियल पार्ट आपको रेजिस्टेंस देगा और इमेजिनरी पार्ट ही आपको एक्स की वैल्यू देगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन था ना, वाई के रियल पार्ट से आप क्या निकालते थे, जी निकालते थे, और जेड के रियल पार्ट से आप आर निकालते थे। तो स्टूडेंट्स आर और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको जेड निकालना पड़ेगा। तो इसका जेड निकालिए। तो जेड इक्वल टू 1/y,
3 प्लस J4, या तो आप मैनुअली कर लीजिए बेसिक मैथमेटिक्स के रूल से, या फिर कैलकुलेटर से कर लीजिए। तो यहाँ देखिए मैं कैलकुलेटर से कर ही दे रहा हूँ भाई, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो आप कैलकुलेटर में कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर को सबसे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स मोड में किया। अब मुझे निकालना है 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस J4। तो 1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 3 प्लस 4i, ये देखिए डायरेक्ट आंसर दे देगा आपको। ये आ जाएगा स्टूडेंट 0.12 और इसका माइनस J 0.16, ये आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो Z का रियल पार्ट 0.12 ओम, और रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.16 ओम। और नेचर देखिए माइनस आया ना भाई, Y प्लस है तो Z में क्या आया, माइनस आया, तो कैपेसिटिव नेचर होगा ये तो मैं बता चुका हूँ पहले ही। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं बताया स्टूडेंट्स कि इनकी यूनिट्स क्या होती है, ये जो इनवर्स होते हैं उनकी यूनिट्स क्या होती है। तो स्टूडेंट्स कंडक्टेंस की यूनिट साइमेन होती है, ससेप्टेंस की भी यूनिट साइमेन होती है, और यहाँ भी साइमेन, और एडमिटेंस की भी यूनिट साइमेन होती है। भाई रेजिस्टेंस ओम है ना, तो ओम इनवर्स आप बोल सकते हो या फिर साइमेन बोल सकते हो। ओम इनवर्स को ही साइमेन बोलते हैं, ओम इनवर्स का हो या साइमन को। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और आपको बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होना है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। और ये जितना मैंने इस वीडियो में आपको बताया सिर्फ उतना ही सीखना है, ताकि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे। और सीरीज में लेके चलना है तो Z, व पैरेलल में लेके चलना है तो Y लेके चलना हमारे लिए ईजी होगा। आप सर्किट देख के खुद ही आप डिसाइड करोगे कि आप Z लेके चलोगे कि Y लेके चलोगे। हालांकि जहाँ पे मजबूरी है Z लेके चलना, वहाँ तो Z लेके चलना ही चल रहा है, बट आपके पास अगर ऑप्शन है Y का भी तो आप Y लेके चलो पैरेलल सर्किट में, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और यहाँ स्टूडेंट Z का जो रियल पार्ट रेजिस्टेंस, Z का इमेजिनरी पार्ट रिएक्टेंस, ऐसे ही Y का रियल पार्ट कंडक्टेंस एंड Y का इमेजिनरी पार्ट ससेप्टेंस देगा। तो ये चीज़ आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और इस तरह का कॉन्सेप्ट कहीं आप इस्तेमाल करो तो गलती नहीं करना है आपको। थैंक यू वेरी मच।